सबको नमस्कार। और क्या कहता है, ये पता ही है आप लोगों को कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन जो हुआ इस बार का बिहार सिविल सेवा आयोग का, वो कैंसिल हो चुका है। कोई नई न्यूज़ है नहीं और परंपरा भी नई नहीं है, यानी कि ऐसा होता है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि लीक हुआ और पता चला कि ये समस्या थी और इसके बाद दोबारा से किया जाएगा। हाँ, कई विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम होता है कि दोबारा से जाना करना, इसमें एक समस्या होती है, आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन हाँ, यदि दोबारा ना होता तो वो विद्यार्थी आपकी रेस में आगे आ जाते और कट ऑफ को वहाँ पर लेके चल जाते जहाँ पर सिलेक्शन होना मुश्किल था। तो इस तरीके से देखा जाए तो सही है। लेकिन हाँ, दूसरा तरीका, दूसरा बिंदु, दूसरा एस्पेक्ट यह है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे अंदर नहीं है, ये मेरी कि मैं इस चीज़ को रेगुलेट कर सकूं। लेकिन सरकार से ज़रूर अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं न हो, क्योंकि विद्यार्थियों का समय भी बर्बाद होता है इससे और समस्याएं भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि आप लोगों का जो बिहार में इस बार जो पेपर पूछा गया है, उसमें एक चीज़ बड़ा ध्यान देने की बात है कि वह नवंबर के आसपास तक की ही चीज़ों को पूछा है, उससे आगे वो नहीं बढ़ा। यानी पेपर बहुत पहले ही बन चुका था, केवल वो बाद में आपके सामने में आया एग्जाम के रूप में। लेकिन चूंकि अब वो अध्याय समाप्त हो चुका है और अब दोबारा से पेपर बनाया जाएगा, तो इसमें 100% नहीं 200% आप श्योर रहिए कि चीजें नई होगी, तथ्य भी नए होंगे, करंट भी नया होगा और उस समय तक का होगा जिस समय एग्जामिनेशन लिया जाएगा। होपफुली एग्जामिनेशन दोबारा 1 से 2 महीने के बीच में लिया जा सकता है। पहली पॉइंट तो ये, यानी कि आप लोगों को हर चीज तैयार अब मई और जून तक का करना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखें, हर चीज को तैयार अब मई और जून को ध्यान में रखकर करना है। यदि हम करंट भी पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल भी पढ़ रहे हैं, तो वहां तक का। बाकी जो आपकी परंपरागत विषय हैं जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसमें ऐसी बातें नहीं है, वो तो परंपरागत है, वो आप उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो वो आप अपने तरीके से जो आप तैयार किए उसको और आप तैयार अच्छे से कीजिए। लेकिन जहाँ तक करंट की बात है, समसामयिकी की बात है, बहुत बड़े बड़े योजनाओं की बात है, या बिहार स्पेशल जो करंट से संबंधित चीज़ें उसकी बात है, तो अब हम लोगों को वो नवंबर तक लेकर के जाना पड़ेगा। चलिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी चालू होती है। इस बार हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह चीज़ कि जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण पर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, याद रखेंगे बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। बजट का एक पक्ष है कि पिछले साल में जो हम लोगों का लेखा जोखा है वो आर्थिक सर्वेक्षण में होता है, और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा 1 साल पहले का होता है। बजट बेसिकली 1 साल का होता है आगे का। तो जो 21-22 का है, इसका मतलब 1 साल पहले का। यदि ये बजट होता तो 22-23 का होता, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, और इसी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान रखेंगे कि 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो आपके हैं तारकेश्वर प्रसाद, यदि पूछा जाए कि आखिर कौन है जिन्होंने इसको किया था, तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकेश्वर प्रसाद, वही अभी आपके सह वित्त मंत्री हैं। क्या है? बेसिकली उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, ठीक है। और इन्होंने ही विधानसभा में बजट पेश किया है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि किसने पेश किया है, तारकेश्वर प्रसाद ने पेश किया है, ठीक है। आगे आइए, आगे आते हैं कि ये राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट था। याद रखेंगे किसका था ये? राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ध्यान में रखेंगे। और 13 अध्यायों में यानी 13 चैप्टर्स में इनको बांटा गया था, ठीक है। 16वां है और 13 अध्यायों में बांटा गया है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मेन पॉइंट यह है कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, और हाँ,
फैक्ट पूछेगा वो, आप जरा भी तकलीफ में ना रहें, सब फैक्ट इसमें मौजूद है, सही तरीके से ध्यान दीजिए, 100% सब कुछ होगा। देखिए यहां पर पहला प्रश्न है सर्वेक्षण के अनुसार कि शुद्ध बुआई का क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध बुआई का क्षेत्र जो बिहार में है वह है 54.2%। याद रखेंगे शुद्ध बुआई, ठीक है, यानी कि नेट कितना है 54.2%, ठीक है। आगे चलिए, अगला है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। यदि आपसे कहा जाए कि बिहार में कितनी भूमि है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर संभव नहीं है, यह है 23.1%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23.1% प्रति भूमि, जिसमें 2-3 साल खेती होता है फिर 2-3 साल नहीं होता है, वैसी भूमि को प्रति भूमि कहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, प्रति भूमि जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का बिहार का वो 12.7% है, 12.7%। वन जो है बिहार में वो कितने हैं 6.6%। याद रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वन कितने हैं 6.6%। चलिए अब आते हैं आगे। अगला पॉइंट है अकृषि भूमि, जहां पर कृषि नहीं हो रही है, खेती की तो है, भूमि तो खेती की है, लेकिन जहां पर खेती नहीं हुई है और इसमें प्रति को छोड़ दिया जाए तो यह 2.9% है। यहां पर ध्यान क्या देना है जरा समझिए, यानी कि वह भूमि जहां पर कृषि हो सकती है लेकिन कृषि हुई नहीं और वो प्रति के अंतर्गत भी नहीं आया, वैसी संख्या कितनी है 2.9%, ठीक है। ऊसर भूमि कहा जाए तो यह है 0.5%। ऊसर भूमि क्या है 0.5%, ठीक है, 0.5% ऊसर भूमि है। आगे देखते हैं अगला है फैक्ट, जरा देखा जाए। अगला फैक्ट है वर्ष 2019-20 में किन 2 जिलों में निवल बुआई निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रों में उस क्षेत्र में उस जिले के सर्वाधिक क्षेत्र एक तरह से कहा जाए वहां पर बुआई हुई। निवल बुआई में 80% से ज्यादा भैया, वो कौन है बक्सर और भोजपुर। याद रखेंगे बक्सर और भोजपुर के 80% क्षेत्र में क्या हुआ बुआई हुआ है, 80% क्षेत्र में। आगे आइए, फसल संघनता मतलब डेंसिटी, फसल जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां है शिवहर में है। याद रखेंगे सघनता जो है फसलों की सर्वाधिक सघनता कहां पर है शिवहर में है, क्रॉप इंटेंसिटी भी कहा जाता है इसको। और फसल संघनता का सबसे कम कहां है गया में है, कहा है कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि कम है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, तो यहाँ पर और पानी की भी समस्या है। तो इसको देखा जाए तो फसल संघनता सबसे ज्यादा शिवहर में है, सबसे कम कहां है गया में है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण में अब अगला फैक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ध्यान दीजिए, पिछले चीज पर मत रोइए, आगे बढ़िए, आगे देखिए, पीछे चीज पर देखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैंसिल हो गया, अब आगे बढ़कर पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम लोग देखते हैं कुछ उत्पादन और उत्पादकता का हिसाब किताब 2020-21 में क्या रहा। चावल का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है, याद रखेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी ये सबसे ज्यादा है पश्चिमी चंपारण में। याद रखेंगे कहां है पश्चिमी चंपारण, प्रोडक्टिविटी उत्पादन रोहतास। अगला आइए गेहूं, गेहूं में भी आपको पता है कि रोहतास नंबर 1 पर है प्रोडक्शन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी में याद रखेंगे बेगूसराय नंबर 1 पर है। किस कौन है बेगूसराय नंबर 1 पर है। अब आइए दलहन, दलहन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दलहन का होता है पटना जिला। बताइएगा पटना कितने जिलों से अटैच्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे तो दलहन जो है वह सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां है पटना में है, लेकिन यदि प्रोडक्टिविटी कहा जाए तो बगल में ही एक जिला सटा हुआ है जहानाबाद, वहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सॉरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है उत्पादकता, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं अगला फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए अगला है, जरा देखा जाए, इसमें है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीडीपी। स्टेट जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का क्या हिस्सा रहा।
हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। स्टेट जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का क्या हिस्सा रहा, जरा इस पर चर्चा कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा रहा है 19.27%। ठीक है, स्टेट जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा कितना है बिहार का? 19.2। प्राइमरी में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर यानी कृषि, पशुपालन, ये सब आता है, मत्स्य भी आता है, और याद रखेंगे खनन भी आता है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्राइमरी सेक्टर में ये सब आएंगे। आगे द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग, यह है 19.5, बस थोड़ा सा ज्यादा है। सेकेंड सेक्टर क्या है? उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक निर्माण और एक विनिर्माण। बताइएगा क्या क्या अलग अलग है। चलिए सर, द्वितीयक उद्योग में हो गया 19.5, और तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी, जिसको आप बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, ये कितना परसेंट है? 61.2%। कितना है? 61.2%। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलिए, आगे है, बड़ा ध्यान समझेंगे। अब है आगे है इन सब क्षेत्र में वृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट है, अब उसके हिसाब से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जीडीपी में उसका योगदान। अब हम देखेंगे कितना ग्रोथ हुआ है पिछले। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राइमरी सेक्टर में 2.3 हुआ है ग्रोथ। सेकेंडरी सेक्टर में कितना हुआ है, जिसमें उद्योग आता है? 4.8, और हां तृतीय सेक्टर में 8.5। अच्छा, यहां बताइए कि प्राइमरी सेक्टर में जो 2.3 है ग्रोथ रेट, वो पिछले बार से ज्यादा है ग्रोथ रेट या कम है? सर कम हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे ध्यान में। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि आता है, उसका ग्रोथ रेट पिछले बार से कमा है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही यदि कहा जाए कि स्टेट जीडीपी में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, यानी स्टेट जीडीपी के अनुसार सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहां है? पटना है। कितना है? 1,31,000। यानी पटना के लोग ज्यादा अमीर है ना, ध्यान रखेंगे। तो 1,31,000 है प्रति व्यक्ति आय, पटना का सबसे ज्यादा है। आगे आइए, अब उसी ढंग से आइए, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां पर है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां पर है? तो याद रखेंगे शिवहर है। सबसे कम क्या है? शिवहर। अच्छा, यहां पर ध्यान रखेंगे पटना के बाद बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय में पटना के बाद सेकंड नंबर पर कौन है? बेगूसराय। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा पटना के बाद बेगूसराय। और हां, सबसे कम कौन है? शिवहर है। बताइएगा सेकंड नंबर पर सबसे कम कौन सा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रति व्यक्ति आय वाला ही है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि सरकार ने सर्वेक्षण के अनुसार सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी के दायित्व पर 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कितना परसेंट बढ़ोतरी की है सामाजिक सुरक्षा में? 44%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। सामाजिक सुरक्षा में बिहार सरकार ने 5 वर्षों में 44% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहां पर अगला है, जरा देखा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा, क्या है? मनरेगा। क्वेश्चन है कि मनरेगा पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 51 लाख। तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में 51 लाख मतलब आधा करोड़ से कुछ ज्यादा लोग मनरेगा से लाभान्वित हैं। ध्यान रखिएगा, आधा करोड़ से कुछ ज्यादा लोग, 51 लाख है ना, वही 51 संख्या शुभ संख्या। चलिए आगे है, जरा देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, ध्यान देंगे। कौन सा एक विभाग है, ऐप बिहार सरकार का कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च हुआ है? यानी कि बिहार के कृषि विभाग ने अभी हाल ही में कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? यह है बिहान।
क्या है? बिहान। यदि पूछा जाए बिहान किसका ऐप है? कृषि विभाग का ऐप है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है अगला, ध्यान देंगे। एक पुरस्कार है कृषि क्रमण्य पुरस्कार। तो प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने कृषि क्रमण्य पुरस्कार जीते हैं? बिहार सरकार ने, बिहार स्टेट ने कृषि क्रमण्य पुरस्कार, कितने कृषि क्रमण्य पुरस्कार जीत गया? 5 जीते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। 5 कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार ने जीते हैं। हर स्टेट को मिलता है, नेशनल लेवल पर है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल व्यय बढ़ करके कितना हो गया? याद रखेंगे, सर्वे के अकॉर्डिंग है, बजट के अकॉर्डिंग नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। बजट के नहीं, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पिछले वर्ष, यानी जो बीत गया, कौन सा था पिछला वर्ष? 20-21, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20-21 में जो सरकारी खर्च है, जो बिहार सरकार खर्च करती है, वो बढ़कर कितना हो गया है? ध्यान देंगे, 1,65,000 करोड़ रुपया, 1,65,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, ये बोला गया है। आगे देखा जाए, आगे है अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कितना निवेश किया है? तो फूड प्रोसेसिंग, आपको पता ही है कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर इस इंडस्ट्री से अच्छा कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकता। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना रुपया खर्च किया गया है? 1,761 करोड़ रुपया निवेश किया गया है 2020-21 में, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला है, जरा देखा जाए, बिहार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, स्टेट जीडीपी वृद्धि दर 20-21 में कितना प्रतिशत रहा? बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट जीडीपी कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है भैया? 20-21 में 2.5। अब कोविड रहेगा तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, ये कोविड का प्रभाव है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो कभी बिहार का 8% हुआ करता था, आज गिर करके 2.5% हो गया है, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखते हैं। आगे है, ध्यान देंगे, आगे है कि अर्थव्यवस्था में योगदान। अभी आपने देखा कि कितना कितना क्या क्या परसेंटेज है जीडीपी में, लेकिन अभी देखा जाए तो लगभग वही क्वेश्चन है कि यदि पूछा जाए कि मौजूदा कीमत पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर प्रश्न आ जाए कि मार्केट प्राइस पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, यानी कि कारक लागत नहीं, मार्केट प्राइस पर जीडीपी में कितना योगदान है? तो भैया एग्रीकल्चर का है लगभग योगदान 27%, कृषि का, उद्योग का कितना है 25% और सेवा सेक्टर का कितना है 70%, ठीक है, लगभग योगदान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे है, अगला देखते हैं। अगला है पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से लेकर 2021 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की? अब देखिए सर, यहां पर एक बहुत लंबा समय मांगा है कि इस 5 साल में कितना प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ है? 2.3%, ठीक है। आगे चलिए, किस सेक्टर में? कृषि सेक्टर में। और इसी क्षेत्र में, इसी साल में, 5 सालों में यदि कहा जाए कि उद्योग क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ? 8.5%। 8.5% उद्योग नहीं है, तृतीय क्षेत्र है, यानी कि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है? 8.5%, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, अब आते हैं, अब है द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में
द्वितीयक यानी कि उद्योग। अभी हम लोगों ने दो देखा और अब हम उद्योग देख रहे हैं थर्ड। तो इन 16-17 से लेकर 20-21 के दौरान जो सेकेंड सेक्टर है, जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर उद्योग बोलते हैं, उसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है? 4.8%। यानी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यदि आपसे कहा जाए कि 16-17 से अभी तक यानी कि 20-21 तक कृषि सेक्टर में कितना है, तो 2.3%। यदि कहा जाए तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र में तो 8.5, ठीक है। और 16-17 से ही यदि कहा जाए कि उद्योग सेक्टर में यानी द्वितीय क्षेत्र में कितना है, तो 4.8%, ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर। अब देखिए यहां पर प्राइमरी सेक्टर नहीं कहा गया है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, क्योंकि प्राइमरी में माइनिंग भी आता है, पशुपालन भी आता है और भी कई सारी चीजें आती है, लेकिन कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र में वृद्धि दर यहां से यहां तक कितना है, वर्ड पर गौर करना है, वर्ड पर, वह है 2.1%, यानी पहले वाले से कम, ठीक है। आगे आइए, आगे है, ध्यान देंगे कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? 13.4। यानी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021 में जितना खर्च किया गया है और उससे पहले 19-20 ये 20-21 वाला जो खर्च है वो कितना परसेंट ज्यादा है? 13.4% ज्यादा है। और खर्च कितना हो गया, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 1,65,000। तो वहां पर भी इसको करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, आगे है, जरा देखा जाए। ये एक सेक्टर में है कि 16 और 17 के बीच में, 16-17 से लेकर के 21 तक में मत्स्य पालन, मत्स्यिकी के क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहा है? तो याद रखेंगे 7% ग्रोथ रेट रहा है। ये ग्रोथ रेट है, क्या है? ग्रोथ रेट, वृद्धि दर है, 7% की वृद्धि दर से पूछा गया है। आगे देखिए, पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुपालन में कितना परसेंट ग्रोथ रेट हुआ है? मत्स्यिकी में, कृषि संबंधित में 2.1, उद्योग में पढ़ लिया, सब में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं किसमें? पशुधन मामले में। ये कितना है? 10%। याद रखें कितना है? 10%। चलिए आगे, यानी पशुपालन या पशुधन में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है? 10%। चलिए आगे चला जाए। अगला है, सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है? याद रखेंगे बिहार में प्रति व्यक्ति आय यदि कहा जाए तो 50,555 है। प्रति व्यक्ति आय 50,555। सबसे ज्यादा कहां? पटना, पटना के बाद बेगूसराय, सबसे कम कौन सा? शिवहर। और एवरेज टोटल कितना हो गया? 50,555, ठीक है। चलिए आगे, अगला देखते हैं। ईख उत्पादन में यानी गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण में होता है। अधिकतर गन्ना उत्पादन कहां होता है? पश्चिमी चंपारण। ध्यान देंगे, ईख का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, पहला पॉइंट है, वो पश्चिमी चंपारण में होता है। और अकेले इसका योगदान कितना परसेंट है? 53%। तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन जो होता है पश्चिमी चंपारण में होता है, और बिहार में लगभग 53% गन्ना अकेले पश्चिमी चंपारण में होता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये लीची, सबको पता है कि लीची कहाँ का फेमस है? मुजफ्फरपुर का। लेकिन कितना परसेंट लीची मुजफ्फरपुर में होता है पूरे भारत का, सॉरी पूरे बिहार का? 48%। ध्यान में रखेंगे कितना परसेंट? 48% लीची। चलिए आगे, अब आइए, अगला एक प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? सर इसमें दुधारू पशु और है ना, बिना दुधारू पशु सब आते हैं मिला करके है। पशुओं की संख्या जो है वह है 365.4 लाख, ठीक है। इसमें बकरी आता है, गाय आएगा, बैल आएगा, बकरी आएगा, याद रखेंगे इसमें पिग भी आते हैं,
ठीक है, शिप भी आता है, तो ये सब भी आते हैं, ध्यान में रखेंगे कितनी है। और इसमें हाँ हॉर्स भी आता है, यानी घोड़ा भी आता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो पशुओं की कुल संख्या कितनी है? कुत्ता नहीं आता है भैया, ना 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 ना, कुत्ता नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ से पहुंच गए थे? चलिए 365 लाख। चलिए आगे आगे, बड़ा अच्छा सुनेंगे, इसको देखेंगे। अगला है कि 2020-21 में रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किस जिला में खपत हुआ है? सॉरी, ये जिला नहीं है, यूरिया पूछा जा रहा है, 1 मिनट। कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज्यादा, तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है। हम लोग का ज्यादातर जमीन जो है एलुवेल है, यानी कि जलोढ़ है, और ये नाइट्रोजन बहुत कम होता है। तो वाजिब बात है कि सर्वाधिक यूरिया में कौन सा खर्च होगा, सॉरी सर्वाधिक फर्टिलाइजर में कौन सा होगा? तो यूरिया होगा। अब बताइएगा कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, और यूरिया का सर्वाधिक खपत कहाँ है? तब ये यहाँ पर आएगा रोहतास में, ठीक है। लेकिन यदि यूरिया का एक स्पेसिफिक बोला जाए, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक खर्च कहां पर होता है, तो पूर्णिया में होता है। यानी NPK का सर्वाधिक खर्च कहां है? पूर्णिया में है, और सबसे कम कहां है? शिवहर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ गए होंगे, और बाकायदा इसको देखिए। और हाँ, पुरानी चीजों को भूलने की जरूरत है। एग्जाम चला गया, हो गया, धमाका हो गया, अब आगे आपको धमाका करना है, ठीक है। तो वो जो हुआ वो गलत धमाका था, अब आप धमाका कीजिए, समय मिला हुआ है, बढ़िया से पढ़िए, और हाँ प्री भी निकालिए और मेंस भी निकालिए। चलिए, अगली क्लास में अगले श्रृंखला में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।